नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक, विकसित भारत के विजन पर मंथन। प्रधानमंत्री ने कहा, सहकारी संघवाद के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास यात्रा को मिलकर दे रहे हैं गति। एक के बाद एक सांसदों के साथ छोड़ने से टीएमसी को झटका। तीसरे राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने भी दिया इस्तीफा। कहा, बंगाल के जनादेश को स्वीकारते हुए त्यागा पद। कल्याण बनर्जी ने भी पार्टी में अभिषेक बनर्जी को महत्व दिए जाने पर उठाई आपत्ति। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच सरकार ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा बेहद अहम। ओमान तट के पास जहाज पर हमला निंदनीय। देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य। खाद की आपूर्ति पर भी कोई असर नहीं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों पर प्रदेश सरकार सख्त। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजेस में धर्मांतरण रोकथाम के लिए विशेष सेल गठित करने का दिया निर्देश। शिकायतों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और आज रात से होगा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आगाज। सह मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए देश की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनसांख्यिकीय बढ़त यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एक ऐतिहासिक अवसर है जिसे गंवाया नहीं जा सकता। युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा के प्रमुख वाहक बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और अनुभवों का आदान प्रदान विकास की गति को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और साझेदारी का प्रभावी मंच बन सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे निर्यात और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा हुए हैं। इससे एमएसएमई क्षेत्र को भी वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी बनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व वाला विकास विकसित भारत की आधारशिला है। खेती, स्टार्टअप्स, विज्ञान और नवाचार समेत विभिन्न क्षेत्रों में नारी शक्ति महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। राज्यों को महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता के दौर के बावजूद भारत आत्मविश्वास के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और अनुभवों का आदान प्रदान बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच बातचीत और साझेदारी की भावना विकास को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग राज्यों को एक दूसरे से सीखने, विचारों का आदान प्रदान करने और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए मिलकर काम करने का प्रभावशाली मंच प्रदान कर सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद देश में क्रूड
पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई जो है वो स्टेबल है। अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में पिछले 3 दिनों में 1.49 करोड़ सिलेंडर की डिलीवरी की गई है और इसी दौरान लगभग 22,340 टन एलपीजी की सेल हुई है। मार्च में 9.42 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई हुए हैं और 3.12 लाख कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। देश में क्रूड, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्टेबल है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम क्षमता पर चल रही हैं। अभी भी कुछ रिटेल आउटलेट्स पर अधिक सेल देखी जा रही है, परंतु हम सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी स्मूथ सप्लाईज इंश्योर करने का प्रयत्न कर रही हैं। पिछले 3 दिनों में 1.40 करोड़ कुकिंग एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग रिसीव हुई हैं। इसके अगेंस्ट 1.49 करोड़ डिलीवरी की गई है। इसी पीरियड के दौरान लगभग 22,340 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। 5 किलो के सिलेंडर्स लगभग 1,91,000 सेल हुए हैं। इसमें से लगभग 10,000 सिलेंडर 566 कैंपों में किए गए हैं सेल। पीएनजी कनेक्शंस के संबंध में सिंस मार्च 9.42 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई हुए हैं और 3.12 लाख कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। 9.44 लाख नए कंज्यूमर्स रजिस्टर हुए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की ओर से देश में खाद की उपलब्धता की जानकारी दी गई। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरक का पर्याप्त भंडार मौजूद है और बिक्री हमेशा की तरह जारी है। उन्होंने बताया कि संकट के बाद यूरिया का घरेलू उत्पादन 71.41 लाख मीट्रिक टन और डीएपी का उत्पादन लगभग 10.04 लाख मीट्रिक टन रहा है। आयात और घरेलू उत्पादन के जरिए कुल मिलाकर लगभग 153.79 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध हैं। The overall stock position of fertilizer in the country is comfortable. Moreover, we have a number of joint ventures, and through our missions abroad, we have been actively pursuing for engagement of other countries which are out of SOH for supply of raw materials as well as finished fertilizer to us. The domestic production after crisis of urea has been 71.41 lakh metric ton, of DAP about 10.04 lakh metric ton. The NPK complexes have been domestically produced to the tune of 22.96 lakh metric ton, and moreover SSP about 14 lakh metric ton, and so approximately 153.79 lakh metric ton of fertilizers through imports as well as domestic production have been added to our stock. विदेश मंत्रालय ने ओमान में जहाज पर हुए हमले पर जानकारी देते हुए कहा कि हमले में 3 भारतीयों की मौत काफ़ी दुखद है। हम अपने नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए हमने ये मुद्दा अमेरिका के सामने उठाया है। बचाव के लिए गए सभी भारतीय कल देश लौटेंगे और इसके इलाके में जहाज़ों पर लगातार हो रहे हमले बहुत ही चिंताजनक है और ये इलाके में चल रहे संघर्ष का सीधा नतीजा है। इन हमलों को तुरंत रोका जाना चाहिए। We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarer community. We need not re-emphasize this point. Yesterday, we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which, unfortunately, we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end, and we also call for
dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region. पलाऊ के झंडे वाले जहाज MT स्टेबेलो पर हुई दुखद घटना पर केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने संदेश में लिखा, पलाऊ के झंडे वाले जहाज MT स्टेबेलो पर हुई दुखद घटना के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। दुख की बात है कि शुरू में लापता बताए गए 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। उनके शव मिल गए हैं और उनकी पहचान भी कर ली गई है। यह हमारे समुद्री समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मोदी सरकार इस मुश्किल घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके परिजनों की हर संभव सहायता करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बचाए गए क्रू सदस्यों को तुरंत वापस लाया जाए और मृतकों के शवों को भी जल्द से जल्द वापस लाया जाए ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर होते ही ममता बनर्जी की पार्टी ताश के पत्ते की तरह बिखरती जा रही है। हाल ही में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में असंतोष और बगावत के सुर तेज होते नजर आ रहे हैं। टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह बढ़ाइक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। बढ़ाइक ने इस्तीफा राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को सौंपा है और कहा कि वो तत्काल प्रभाव से राज्यसभा की सदस्यता छोड़ रहे हैं। बढ़ाइक से पहले सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव भी पद छोड़ चुके हैं, जिसके बाद टीएमसी के राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे की संख्या 3 हो गई है। आपको बता दें कि टीएमसी में लगातार विधायक और सांसद बागी हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी बीच पार्टी के वरिष्ठ सांसद और कानूनी विशेषज्ञ कल्याण बनर्जी ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने बेटे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के कानूनी मामले से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है। कल्याण बनर्जी ने बताया कि उन्होंने अदालत में अभिषेक का मामला उठाया था, लेकिन किसी कारणवश अदालत ने इसे नहीं सुना। उन्होंने अभिषेक पर अहंकारी रवैया अपनाने और पार्टी के बिगड़ते हालात के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। Point is this: challenging his summon, one criminal revision petition was filed. That was listed on Friday. Vacation bench. 6 hours I sat for that matter. Matter was not called on. Then at the end I mentioned the matter before the Honorable Judge. The Honorable Judge said that the matter will come up on Wednesday. टीएमसी में इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह बढ़ाइक ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। दिलीप घोष ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जिस दिन टीएमसी हारेगी उस दिन पार्टी ही खत्म हो जाएगी। जाना कहाँ है, वही है, घूम फिर के कांग्रेस में ही जाना है। पूरा स्कोर हो जाए फिर बताएंगे, अभी तो शुरू हुआ है ना। यही होने का था, जिन लोगों को मालूम नहीं तो आश्चर्य हो रहे हैं। मैं तो पहले ही बोल दिया, जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा और नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर लोग मारेंगे। अब मार रहे हैं कि नहीं। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वीडियो लाइक करो, 30,000 कमाओ, सिर्फ 1,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। माँ थोड़ा ध्यान से, बेटा तू थोड़ा ध्यान से। ऐसे ऑफर्स के चक्कर में कभी किसी को पैसे मत दे देना, कि फ्रॉड है फ्रॉड। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर देखते ही थोड़ा ध्यान से।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को जयपुर स्थित मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दौरा कर प्रोफेसर्स और छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर तकनीक पर आयोजित क्विज सत्र में भी भाग लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर और एआई के क्षेत्र में करोड़ों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी सेमीकंडक्टर उद्योग है और भारत को इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने घोषणा की कि MNIT में क्वांटम लैब और AI कैंपस लैब स्थापित किए जाएंगे। साथ ही संस्थान में सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और फैब तकनीक से जुड़ा प्रशिक्षण भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के 323 विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में सेमीकंडक्टर तकनीक के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में छात्र इस क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने छात्रों से नवाचार को बढ़ावा देने और MNIT में चिप डिजाइन विकसित करने का आह्वान किया। MNIT जयपुर में स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिला। बहुत ही एक पुरानी समृद्ध इतिहास वाली कॉलेज है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी में लीडरशिप है MNIT जयपुर की। यहाँ पर 3 नए इनिशिएटिव्स का आज डिसीजन हुआ। एक तो क्वांटम लैब बनेगी MNIT जयपुर में, और क्वांटम आज जो AI का हम पावर देख रहे हैं, क्वांटम उससे भी आने वाले समय में उससे अधिक पावर की एक टेक्नोलॉजी की वेव है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स को हम कैसे तैयार करें। सेकेंड, सेमीकंडक्टर्स की फैब्रिकेशन का जो काम है, यानी सेमीकंडक्टर को जो मैन्युफैक्चर करने का काम होता है, उस काम को सीखने के लिए एक बहुत अच्छा सिमुलेशन सिस्टम है। सेमाइवर्स सिस्टम को MNIT जयपुर में स्टार्ट करेंगे, जिससे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की ट्रेनिंग मिल सके। जितने मोस्ट मॉडर्न टूल्स है, सिनॉप्सिस, कैडेंस, वो सारे टूल्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिले हैं। और तीसरा, AI की एक लैब बनाएंगे, जिससे कि AI का पूरा AI मिशन का जो पूरा नेटवर्क है, उसमें MNIT जयपुर भी जुड़ा है। देश में वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि निर्यात के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है। इसके तहत 6 विशेष केंद्र शुरू किए गए हैं, जहां लोगों को प्रशिक्षण और जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वस्त्र उद्योग के विकास के लिए 100 चैंपियन और 100 आकांक्षी जिलों की पहचान की गई है, ताकि स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जा सके। हम एक्सपोर्ट का माहौल बना रहे हैं। हम अभी 6 जगह उसका सेंटर बनाए हैं, जहां 6 जगह ऑपरेशन शुरू कर दिया कि वहां पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। आने वाले दिन में हमने 100 चैंपियन और 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को भी चुना है। जो चैंपियन है उनको सुपर चैंपियन बनाना, जो एक्सप्रेशनल है उनको चैंपियन बनाना। ये डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जिलों को चिन्हित करके काम किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण के कथित मामलों को रोकने और उन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए विशेष सेल का गठन किया जाएगा। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए के निर्देश दिए हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और SGPGI में सामने आए कथित मामलों को गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय ने कुलाधिपति के विशेष कार्यकारी सुधीर M. बोबड़े के पत्र के आधार पर अपने सभी संबद्ध मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी संस्थानों में विशेष सेल गठित कर उसकी विस्तृत जानकारी मांगी गई है।
ये सेल छात्रों, डॉक्टर्स और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ किसी भी शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल यानी E22, E25, E27 और E30 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इन ईंधनों पर 0 एक्साइज ड्यूटी लागू होगी, बशर्ते ये भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुरूप हों। ये छूट केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 5A के तहत दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक छूट तभी मिलेगी जब पेट्रोल पर आवश्यक कर का भुगतान किया गया हो और मिश्रण में इस्तेमाल एथेनॉल पर लागू GST जमा किया गया हो। गौरतलब है कि भारत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण यानी E20 का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर चुका है। सरकार का यह कदम E20 कार्यक्रम से आगे बढ़कर अधिक एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में पैदा हुई अनिश्चितताओं के बीच एथेनॉल मिश्रण बढ़ाना भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण विकल्प माना जा रहा है। इस फैसले का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, कार्बन उत्सर्जन घटाना और घरेलू जैव ईंधन उद्योग को बढ़ावा देना है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हिंदी भाषा में पोस्ट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने की उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारत की सतत प्रगति को आगे बढ़ाने में आपकी निरंतर सफलता की कामना करता हूं। साथ ही दोनों देशों और उनके लोगों के हित में हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आपके साथ मिलकर कार्य जारी रखने की अपेक्षा रखता हूं। मोहम्मद बिन जायद के बधाई संदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरे भाई, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपकी दूरदर्शी लीडरशिप में भारत UAE कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। मैं हमारी दोस्ती को बहुत महत्व देता हूं और हमारे देशों के लोगों के आपसी हित के लिए मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हूं। आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ट्रांसपोर्ट स्कैम मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की हैदराबाद जोनल टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में नकदी, लग्जरी घड़ियां, महंगी गाड़ियां और मामले से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस घोटाले से सरकारी खजाने को करीब 195.33 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, जबकि आरोपियों ने गैर कानूनी तरीके से भारी मुनाफा कमाया। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और जांच के दायरे में कई अहम कड़ियां खंगाली जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने वडोदरा में निर्मित पहले मेड इन इंडिया एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान की पहली परीक्षण उड़ान को भारत के एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। नायडू ने कहा कि यह केवल एक विमान की उड़ान नहीं, बल्कि एरोस्पेस निर्माण के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता और देश के वैश्विक विमानन केंद्र बनने की दिशा में बढ़ते कदमों की उपलब्धि है और इसका प्रतीक है। और उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को दिया है।
केंद्रीय मंत्री ने एयरबेस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, भारतीय वायुसेना तथा इस परियोजनाओं से जुड़े इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और कर्मचारियों को बधाई दी। गौरतलब है कि भारत और स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच हुए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 परिवहन विमान खरीदे जा रहे हैं। इनमें से 16 विमान स्पेन में तैयार किए जा रहे हैं, जबकि शेष 40 विमानों का निर्माण गुजरात के वडोदरा स्थित टाटा एयरबेस संयंत्र में किया जाएगा। ये भारत में निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पहला सैन्य परिवहन विमान कार्यक्रम है। और आइए अब आपको बताते हैं कि एयरबस C-295 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और यह विमान क्यों खास है। लगभग 9 टन पेलोड क्षमता के करीब जो है 70 सैनिक या 50 पैराट्रूपर्स को ले जाने में सक्षम है। छोटी और कच्ची हवाई पट्टियों से संचालन की क्षमता है। सैनिकों और सैन्य सामग्री की एयरड्रॉप सुविधा आधुनिक है और डिजिटल कॉकपिट और नेविगेशन प्रणाली रहित और बचाव अभियानों और मेडिकल इवैक्यूएशन में उपयोगी है। साथ ही भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो HS-748 बेड़े का स्थान लेगा। वडोदरा में टाटा एयरबेस संयंत्र में निर्माण भारत के रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों को इसके जरिए बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ही जीजी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।